प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से अंत तक बने रहिएगा। और 20 में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू, उसे नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा, ताकि आपका 2023 बोर्ड एग्जाम आते आते तक काफ़ी शानदार तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है पटना और डी में लिखा है बेंगलुरु। तो आपको ये पहला नंबर प्रश्न बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा है गोवा, सी में लिखा है दिल्ली और डी में लिखा है मुंबई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो दोस्तों, गोवा का अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब आपसे पूछ दे कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार का कम है बाबू। ये ध्यान में आपको रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र को, बी में लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र को, सी में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र को, डी में लिखा हुआ है सभी गलत है। तो आपको बताना ये तीसरा नंबर प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, सेवा क्षेत्र को बाबू, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा मानव जनित आपदा, देखिए सी में लिखा सामान्य आपदा और डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको बताना है ये प्रश्न कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर देखिएगा, कहता है सूखे के लिए जिम्मेदार कारण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भूकंप, बी में लिखा है वर्षा की कमी, सी में लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट और देखिए डी में लिखा बाढ़। तो आपको बताना है पाँचवा नंबर प्रश्न में कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारण है। तो दोस्तों, कारण जो है ना वर्षा की कमी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हमारा होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। देखिए, मत्स्य पालन मतलब होता है बाबू मछली पालन। ठीक है, और मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है। ठीक है, और जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 17 मार्च, बी में लिखा है 15 मार्च, सी में लिखा है 19 अप्रैल और डी में लिखा है 22 अप्रैल। तो आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर देखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आप 1 से लेकर 20 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और अगर जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब एक परिवार हैं और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे, ताकि हम अच्छा अंक से पास हो सके। ठीक है, चलिए
चलिए देखिएगा 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा दरभंगा, बी में लिखा भागलपुर, सी में लिखा हुआ है बेगूसराय और डी में लिखा मुजफ्फरपुर। तो आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है। कहता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में लिखा अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा हुआ है रोगियों को, सी में लिखा है अंग्रेजों को और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना ये 9 नंबर प्रश्न में कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में, देखिए यहाँ पे कह रहा है बाबू कि निम्न में से किस देश में लिखा हुआ है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा अमेरिका, बी में लिखा चीन, सी में लिखा भारत और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 10वां नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है झारखंड, बी में लिखा है बिहार, सी में लिखा है उत्तर प्रदेश और डी में लिखा है गोवा। तो आपको बताना है ये 11 नंबर प्रश्न में कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला 12 नंबर देखिएगा। कहता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपके फाइनल बोर्ड पे चकले मेरे प्यारे साथियों। आपको बताना है ये प्रश्न में कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर देखिएगा। कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ बिहार, बी में लिखा है गोवा, सी में लिखा है दिल्ली और डी में लिखा है मुंबई। तो आपको ये 13 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो कहाँ का कम है, तो दोस्तों बिहार का प्रति व्यक्ति आय कम है। आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, आपका बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर देखिएगा। कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में लिखा है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में लिखा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपको बताना है ये प्रश्न एक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अभी से पूरी जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए बाबू, ताकि 2023 बोर्ड एग्जाम आते आते तक आपका काफ़ी अच्छा तैयारी हो जाए। क्योंकि एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माता पिता पाल पोस कर आपको इतना बड़ा इसलिए की हैं कि अब बड़ा होकर हमारा बेटा या बेटी गाँव समाज में हमारा नाम रोशन करेगा। ठीक है, और आपका ये कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है कि आप अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, ताकि आने वाला भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन आप कर सके। ठीक है, और सारे विद्यार्थी इस दायित्व को पूरी सहानुभूति के साथ निभाइएगा बाबू। और जो लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो उससे डरिएगा नहीं, उससे लड़िएगा, कॉम्पीट कीजिएगा। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम आना पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, और उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, जो कि हर स्टूडेंट के, हर इंसान में ये गुण होना चाहिए और आप में भी ये गुण है बाबू। इसलिए कभी भी समस्या आपका लाइफ में आए तो डरिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, कभी निराश मत होइएगा, उससे लड़िएगा, कॉम्पीट कीजिएगा और उससे आगे बढ़ने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके साथ हमेशा अच्छा होगा अगर जो आप ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हैं तो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को समझिएगा। ठीक है, देखिए कहता है ना कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा है 5। आपको क्या बताना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी जो होगा ना, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
देखिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा 1904 ईस्वी, बी में लिखा 1905 ईस्वी, सी में लिखा 1907 ईस्वी और डी में लिखा 1920 ईस्वी। आपको बताना कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में आया है और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी जाकर ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण की। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है बाबू कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगुर मृदा है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए में लिखा है उदारीकरण, बी में लिखा है वैश्वीकरण, सी में लिखा है निजीकरण और डी में लिखा है इनमें सभी। तो आपको 19 नंबर प्रश्न में बताना है बाबू कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो देखिए उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण ये सभी को सम्मिलित किया गया है। तो हमारा राइट क्या आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाजीपुर, बी में लिखा है मुजफ्फरपुर, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा है समस्तीपुर। तो आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बाबू बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम HW का देखते हैं। ये प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है हमारा कि सुखाड़ क्या है। ये प्रश्न इसी वीडियो में आपको हम पहले बताएं, इसलिए सारा विद्यार्थी का इसका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में लिखा प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा मानव जनित आपदा, सी में लिखा सामान्य आपदा और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन आंसर जो होगा बिल्कुल हमारा सही होगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। और दोस्तों अगर जो ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।